हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्विक रिवीजन पॉइंट्स करवाने वाला हूं। क्विक रिवीजन पॉइंट्स का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आपको कंसेप्ट सिखाया जाए, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर सिखाया गया है। इनका मकसद है कि भाई आपको इस तरीके से बताया जाए कि मिनिमम टाइम में आप वो कंसेप्ट फिर से फ्रेश कर पाओ आपके दिमाग में। यानी कि अगर आपको कई दिन हो गए हैं इस टॉपिक को देखे हुए, तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन पॉइंट्स देखकर आप उस चीज़ को दोबारा से मेमोराइज कर पाओ। मतलब कि मिनिमम टाइम लगाकर हम फिर से अपने कंसेप्ट्स को सीख जाएं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर आपको जो टॉपिक है वो फिर से देख लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्ड्स के अंदर आती है जी डेफिनेशन, कि सर्ड होता क्या है। ठीक है, इसके जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि भाई सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि a रेज टू पावर n, यहाँ पर ये जो a है ना, इस a को बोलते हैं बेस। ठीक है, और इस n को हम बोलते हैं जी पावर, a रेज टू पावर n। और हिंदी में इसको बोलते हैं जी घात। इसको क्या बोलते हैं? घात। और इस बेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आधार। क्लियर है? देन नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई सर्ड क्या होता है। सर्ड और सर्ड्स एंड इंडिसिस, आपको ये भी डाउट आया होगा कि भाई इंडिसिस किसको बोलते हैं। तो भाई इसकी ये जो पावर है इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, उसी का प्लूरल इंडिसिस है। ठीक है, अब हम सर्ड करते हैं। तो भाई कोई भी नंबर जिसकी पावर फ्रैक्शन में हो, जैसे कि m की पावर 2/3, कोई भी नंबर जिसकी पावर फ्रैक्शन में है और वो सोल्व होने के बाद इंटीजर नहीं आता, उसे हम सर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि √15, जब √15 सोल्व होएगा तो इंटीजर नहीं आएगा। तो कौन से केस में इंटीजर आता है? जैसे कि √16 में 4 आता है, इंटीजर आता है। तो ये जो है ये सर्ड नहीं है, ये तो सोल्व होके इंटीजर आ रहा है, ये सर्ड है। क्लियर है? जैसे कि √27, ये एक सर्ड है। और जरूरी नहीं है अंडर रूट होएगा, क्यूब रूट भी हो सकता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 81, ये एक सर्ड है। हाँ, लेकिन अंडर रूट ऑफ 81 ये सोल्व हो जाता है, ये सर्ड नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इंटीजर है। और जितने भी सर्ड्स हैं उनको हम इरेशनल, अप्रिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। और जो सोल्व हो जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। क्लियर है? देन इसके अलावा जो हमें करना चाहिए सर्ट्स एंड इंडिसेस में, वो ये है कि भाई हमें कुछ नंबर की पावर्स को रट लेना चाहिए, उनकी कुछ लिमिट डेफिनेटली है, और वो लिमिट मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें 2 की पावर्स 12 तक रट लेनी चाहिए, जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। और अगर आप 2 की पावर 12 तक रट लोगे तो 4 की पावर 6 तक आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। क्लियर है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 की पावर 6 तक आपको याद हो जाएंगी, 12 का आधा 6 होता है। और 3 की पावर आपको 6 तक रट लेनी है। देन आपको 5 की पावर 5 तक रट लेनी है, और 6 की पावर 4 तक रट लेनी है। क्लियर है? और ये ऐसे नहीं रट लेनी है कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई 3 की पावर 5 क्या होगी, और आपने सटैक से आंसर बता दिया 243। इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये आपने ऐसे रट लेनी है कि किसी ने आपको 243 दिखाया और आपके दिमाग में आ गया ये तो 3 की पावर 5 है। समझ में आ गई बात? और ये कैसे रटी जाएंगी, ये अगर आप डेली लिखोगे, डेली 5 मिनट लिखे लगेंगे इन चीज़ों को लिखने में, तो ठीक है। देन इसके अलावा जो चीज़ें आपने रटनी है पावर्स के अंदर, वो हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स भी पावर ही होते हैं, एक नंबर की पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर्स आपने 1 से लेकर 25 तक रटने हैं। इसके अलावा आपको 36 का स्क्वायर याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 36 का स्क्वायर बार बार यूज होता है। और 101 से लेकर 25 तक तो स्क्वायर मस्ट हैं। अगर आप 1 से लेकर 30 तक याद कर लेते हो तो थोड़ी सी और आपकी हेल्प हो जाएगी, उससे ऊपर याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मतलब उसके अलावा ऐसे तो लिमिट तय ही नहीं होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्यूब्स। क्यूब्स आपको 1 से लेकर 12 तक याद करने हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 15 और 21 का क्यूब भी याद कर लेना है, क्योंकि कई बार ये यूज़ हो जाता है। और अगर हमें देखकर पता लग जाए कि ये 15 का क्यूब है, 21 का क्यूब है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं एक आधे। तो ये 2 और याद कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कुछ ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा आप पे। देन अगर ये सारी चीज़ें जब आप याद करते हो तो इसके साथ आपने टेबल्स भी लिखने हैं 1 से 25 तक। अगर आप ये सारी चीज़ें रोज़ लिखते हो तो 15-20 दिनों के बाद रोज़ आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और आपने सजा सजा के नहीं लिखनी, पेपर पर लिखो और फेंक दो। तो 15-20 दिनों के बाद ये चीज़ें आपकी टिप्स पर होंगी।
नेक्स्ट जो चीज़ें हमने की है सर्ट्स एंड इंडिसेस में वो हैं बेसिक फॉर्मूलाज एंड अंडरस्टैंडिंग, वो करते हैं अभी। तो भाई किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 इज इक्वल टू वही चीज़, किसी भी चीज़ की पावर -n। अब माइनस पावर का क्या खेल है, देखो माइनस पावर का ये खेल है कि भाई a रेज टू पावर -m और नीचे है b रेज टू पावर k। तो इसका ये मतलब है कि भाई अगर चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो नीचे ये चीज़ आएगी तो a की पावर m हो जाएगी, और अगर आप इसको ऊपर भेजोगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो b की पावर क्या हो जाएगी, -k हो जाएगी। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर भी देखो a की पावर -n/1 था, इसको हमने डिनोमिनेटर में भेजा तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब चीज़ें आती हैं तो पावर्स का साइन चेंज होता है, ये बताने के लिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, मेन कंसेप्ट ये है। देन नेक्स्ट, एनीथिंग रेज टू पावर 1/n, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ की पावर आधी लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि उस चीज़ की स्क्वायर रूट। ऐसे ही जब आप किसी चीज़ की पावर 1/5 लिख दोगे, किसी भी चीज़ की पावर, तो उसका क्या मतलब होता है कि उसकी 5वीं रूट, उसकी 5वीं रूट। 5वीं रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि भाई इसको आप ऐसे तोड़ोगे और 2 में से 1 बाहर निकाल लोगे। 5वीं रूट का मतलब होता है कि इसको आप ऐसे तोड़ोगे और 5 में से हर 5 चीज़ों के लिए 1 चीज़ बाहर निकालोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूले हैं कि भाई अगर बेस सेम हो, सेम चीज़ की पावर हो और मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें हों तो पावर्स ऐड होएंगी। अगर बेस सेम है और एक चीज़ के डिवीज़न में दूसरी चीज़ है तो पावर्स का डिफरेंस लिया जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई देखो ये डिनोमिनेटर में है ऐसे, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में भेजना चाहता हूँ तो a की पावर -n हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यही खेल है। तो अब ऊपर जो बेस है वो सेम है और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, देखो बिकॉज ये ऊपर आ गया ना, अब तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो अब इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो m प्लस -n, इसका मतलब क्या होता है m-n। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देन नेक्स्ट कि भाई a की पावर m इस सारे की पावर n, इसका मतलब है कि भाई पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। a की पावर m की पावर n की पावर m-n-o की पावर p की पावर q, चाहे इसको z तक ले जाओ, यहाँ पर आएगा क्या, a की पावर m इंटू n इंटू o इंटू p इंटू q, ठीक है। जब रेस टू पावर रेस टू पावर रेस टू पावर, ये वाईफाई का सिग्नल बन गया यहाँ पर। देन अब की बार जो a की पावर है वो m नहीं है, अब की बार जो a की पावर है वो है m रेज टू पावर n। जैसे अगर मैं 5 की पावर 8 लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरे दिमाग में आए कि यार ये जो 8 है ये तो 2 की पावर 3 है, तो फिर मैं इसको लिख दूं कि 5 की पावर 2 की पावर 3। समझ में आ गया कि 5 की पावर जो थी 8 थी, बस उसको मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि एक तो ऐसे लिखना कि 5 की पावर जो 2 है उस पूरे की पावर 3, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि भाई 25 की पावर 3, और एक होता है कि 5 की पावर 2 की पावर 3, कि 5 की जो पावर है वो 2 की पावर 3 है। समझ में आ गई बात। देन अगर भाई a इंटू बी इन दोनों की पावर n है, इसका मतलब ये होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको n बार लिखा गया है, तो यानी कि ए बी ए बी ए बी, ये सारी चीज़ें अगर n टाइम लिखी गई हैं तो इसका क्या मतलब है, ये जो a है ये भी n बार आया है a की पावर n, और ये जो b है ये भी n बार आया है यानी कि b की पावर n। समझ में आ गई बात। तो ये सारे एक कैटेगरी हो गई इन फॉर्मूलों की, और इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हैं, वो क्या हैं कि अगर भाई 2 एक्सप्रेशन बराबर हों, 2 एक्सप्रेशन बराबर हों, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है और वहाँ पर ये जो बेस है ये भी बराबर है, तो इसका मतलब उनकी ये जो पावर्स हैं वो भी बराबर होंगी, उनकी पावर्स जो हैं वो भी बराबर होंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये है कि a की वैल्यू 0, 1 और -1 ये नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी कर लो वो 0 ही रहेगा। ऐसे तो आप ये बोल दोगे कि 0 की पावर 15 इज इक्वल टू 0 की पावर 15,000, बात तो बराबर है, 0 की पावर 15 भी 0 होता है, 0 की पावर 15,000 भी 0 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 15 इज इक्वल टू 15,000। ऐसा ही केस 1 और -1 में भी है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर है, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था बेस सेम है और पावर्स
जो भी हैं वो इक्वल होंगे अगर एक्सप्रेशन इक्वल है। तो यहाँ पर अगर पावर्स इक्वल हैं और एक्सप्रेशंस इक्वल हैं तो ये जो बेस हैं ये सेम होंगे। क्लियर है। लेकिन जब पावर इवन होती है उसमें घपला होता है कि -4 की पावर 8 करोगे तो भी वही चीज़ आएगी, क्योंकि पॉजिटिव आएगा ना। नेगेटिव की पावर अगर आप इवन कर दोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 4 की पावर 8 करोगे तो भी वही चीज़ आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो जब m इवन होता है तो हम एग्जैक्टली बोल नहीं पाते। अगर ऐसे हो x की पावर 10 इज इक्वल टू 1024 ऐसे हो, तो 1024 क्या होता है 2 की पावर 10। तो आप ये बोलोगे कि x इज इक्वल टू 2, मैं ये बोल दूंगा नहीं भाई मैंने तो -2 की पावर 10 की थी, तो x इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो जब ये पावर इवन है तो उस केस में a b के इक्वल होना जरूरी नहीं है, a या तो प्लस b के इक्वल होएगा या फिर a माइनस b के इक्वल होएगा। क्लियर है। लेकिन अगर m ओड है, क्योंकि -4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 इन दोनों में फर्क है। जब पावर ओड हो जाती है तो साइन वही रहता है जो अंदर है। तो उस केस में आप गारंटी से कह सकते हो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई x की पावर 5 इज इक्वल टू 32 यानी कि 2 की पावर 5, तो आप गारंटी से बोल सकते हो x इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो देन a इज इक्वल टू b। देन इसके अलावा जो हमने सीखा है वो है जी कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। तो जो सर्ट्स का कंपैरिजन है वो हम कैसे कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपको बतानी होती है कि कौन सी सर्ट बड़ी है कौन सी सर्ट छोटी है। तो उसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जामिनर आपको पावर या तो काफ़ी छोटी दे देता है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, या फिर पावर काफ़ी बड़ी दे देता है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। तो जब एग्जामिनर आपको पावर छोटी देगा तो हम पावर को बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, सारी जितनी भी सर्ट है उनकी पावर को एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो छोटी है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें क्या दिया कि भाई 25 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/2। तो ये चीज़ें पॉइंट्स में आएंगी, हम इनको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप दोनों पावर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि पावर जो फ्रैक्शन में है 1/3 और 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब देखो 25 की पावर 2 होती है 625 और 8 की पावर 3 होती है 512। अब हम देख पाए कि ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है, ये इस सर्ड से आई है यानी कि ये वाली बड़ी है। तो पहला तरीका है पावर को मल्टीप्लाई करके बड़ा करना। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि पावर बहुत ही बड़ी दे देता है एग्जामिनर। ये देखो, तो हम सेम नंबर से पावर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, जरूरी नहीं 18 से, जब तक ये कटती रहे। मान लो आपका दिल करता है कि 6 से काटूं, 6 6 के 36, 6 9 में 54, फिर आपको दिखा कि यार ये तो अब भी कैंसिल आउट हो रही है। तो अब फिर आपने क्या किया, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो या तो 6 और 3, 6 3 18 होता है, या तो 2 बार काट लोगे या 1 बार काट लोगे, बस ये फर्क होता है। ठीक, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, इनको कैंसिल आउट करते रहो। तो मैंने क्या किया, दोनों की पावर्स को 18 से डिवाइड किया। जो चीज़ बड़ी थी वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी है। तो यहाँ पर आ गई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी कि 125 और 11 की पावर 2 यानी कि 121। यानी कि ये वाला मामला बड़ा है, तो यानी कि ये वाली चीज़ बड़ी है उस वाली से। तो पावर बड़ी हो तो डिवाइड करके छोटी कर लेंगे। देन नेक्स्ट है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला तरीका। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला तरीका कब इस्तेमाल करना पड़ता है, जब ये हो जाए मिक्स्ड सर्ड आ जाए। देखो यहाँ पर तो पूरे की वैल्यू पूरे की पावर 1/3 थी, यहाँ पर पूरे की पावर 1/2 थी, तो हमने सारी पावर को रेज टू पावर 6 कर दिया। अब यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ स्क्वायरिंग नहीं करनी, एक और काम करना होता है। क्या, देखो दोनों तरफ से 5 घटा दो, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। तो दोनों तरफ से 5 घटाओगे तो उस केस में यहाँ पर तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 1। अब स्क्वायर कर दो, 5 घटाओ स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर आएगा 11, इसका स्क्वायर आएगा a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, और आपका भी इतना ही फास्ट होना चाहिए मेथड। ठीक है। अब दोनों तरफ से 6 घटा दो, क्योंकि अब भी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से 6 घटाया, यहाँ से 5 घटाया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और यहाँ पर आ जाएगा जी 20, 2 दूनी 4 5 20। अब हमें पता है ये वाला मामला बड़ा है, यानी कि ये वाली जो सर्ड है ये दूसरी वाली से बड़ी है, ये वाली। ठीक है। देन नेक्स्ट जो मेथड है वो मेथड है जी ऑब्जर्विंग पैटर्न। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके अंदर कभी कभी पैटर्न होता है, कभी कभी जो डिफरेंस है,
जो सर्ड्स के अंदर नंबर हैं उनका डिफरेंस सेम होता है, कभी कभी उनका सम सेम होता है, ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ता है। ये आप कंसेप्ट लेक्चर में सीख सकते हो, ठीक है। देन कभी कभी कुछ ऐसी भाई √2, √3, √5 ऐसी सर्ड्स हैं जिनकी वैल्यू याद रखने से हमें जल्दी क्वेश्चन निकलाता है, अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकलाता है, कई बार इनकी जरूरत पड़ जाती है। तो ये आपने डेफिनेटली याद करनी है, सिर्फ ये 3 √2, √3, √5, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज जो हमने सर्ड्स एंड इंडिसेस में की है वो है जी रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि सर्ड एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है। तो जब डिनोमिनेटर के अंदर सर्ड आती है तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर के अंदर लेके आते हैं। एक तो उसे सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना इजी हो जाता है जब ऊपर आ जाती है तो, ठीक है। तो देखो भाई हम करते क्या हैं, जब भी आपको रेशनलाइज करना है इसके बीच वाले साइन को बदल दो और उसके बाद इस अंडर रूट के अंदर, मतलब उसके बाद यहां पर जो भी चीज है उसका स्क्वायर करो। तो √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2 और उनका डिफरेंस यहां पर लिख दो, यानी कि 3 में से 2 गए 1। ये सिंपल सा तरीका है। बेसिक तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। इनके बीच के साइन को बदल दो और 13 और 11 में 2 का फर्क है तो 2 लिख दिया। देन इनके बीच के साइन को बदल दो, 3 - 2 √2 और यहां पर है 3, 3 का स्क्वायर है 9 और इस चीज का स्क्वायर क्या है, इस चीज का स्क्वायर 8, तो 9 और 8 का फर्क 1। तो नीचे वैसे 1 से डिवाइड करना कंपलसरी भी नहीं होता है ना, तो इसका रेशनलाइजेशन क्या हो गया ये। तो इसके अंदर ये सिंपल मेथड है रेशनलाइजेशन का। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड। तो स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, देखो स्क्वायर रूट के लिए सर्ड को एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना जरूरी है। क्या वो फॉर्मेट है कि भाई इस अंडर रूट के बाहर 2 होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, हम इस 15 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ते हैं। 15 जो है वो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो 15 को हम ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ते हैं जिनका सम 8 हो। तो जैसे कि 5 दिए 15 तोड़ पाए, तो फिर 8 + 2 √15 का जो अंडर रूट होएगा वो होएगा √5। पहले बड़े वाले को लिखना, फिर √3 और इनके बीच में जो साइन है वो यहां पर चिपका देना बस, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं कि यहां पर 2 होना चाहिए, यहां पर 2 है पहली कंडीशन। उसके बाद इस नंबर को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है जिनका सम ये हो, जैसे कि 4 दिए 12 और बड़े वाले को पहले लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम प्रिंसिपल रूट निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होती है। तो √4 - √3, इनके बीच में जो नेगेटिव था वो मैंने यहां पर लिखा है यहां पर। और √4 क्या होता है, वो 2 होता है, तो 2 - √3 इसकी वैल्यू है, यानी कि 7 - 2 √12 की स्क्वायर रूट है। देन एक बार ये देखो जरा, यहां पर क्या हुआ, मैंने क्या बोला था यहां पर 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 नहीं है, यहां पर तो 2 से ज्यादा चीज है। तो इसको देखो क्या क्या है, 2 × 3, यहां पर सिर्फ 2 होना चाहिए, इस 3 को अंदर भेजो, ठीक है। तो जब आप इस 3 को अंदर भेजोगे तो 3 जो है वो 9 बन जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। जब ये 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, अंदर हो जाएगा 9 दूनी 18। फिर आपने इस 18 को ऐसे तोड़ना है, फिर से वही फॉर्मेट आ गया ना यहाँ पर, √9 - 2 √18। तो इस 18 को ऐसे तोड़ना है कि भाई उसका सम 9 हो। तो यहाँ पर फिर हम इसको क्या लिखेंगे, √6 √3 और यहाँ पर जो साइन है वो यहाँ पर। देन नेक्स्ट है, अब की पहले क्या था, यहाँ पर 2 से ज़्यादा मामला रखा था, 2 भी था 3 भी था, हमने क्या किया एक्स्ट्रा को अंदर भेज दिया। कहीं ये तो ना हुआ हो कि एग्जामिनर ने 2 को भी अंदर भेज दिया हो, पहले तो एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकाल कर रखी थी। तो देखो ये जो अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 60, इसको हम 4 × 15 लिख सकते हैं। और जब आप इस 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। तो ये जो चीज़ है ये बन जाएगी 16 + 4 को बाहर निकाला तो अंडर रूट 2 15। क्या 15 को आप ऐसे तोड़ सकते हो 2 नंबर्स में जिनका सम 16 हो? डेफिनेटली तोड़ सकते हैं, 15 और 1। तो इसका आंसर हो गया √15 + √1 जो कि होएगा जी 1। देन नेक्स्ट, तो यहां पर फिर से एग्जामिनर ने क्या किया होगा, जैसे यहां पर जो 2 था उसे एग्जामिनर ने अंदर घुसा दिया, यहां पर भी अंदर घुसा दिया होगा। तो आप अंदर 4 ढूंढोगे लेकिन आपको यहां पर अंदर 4 मिलेगा नहीं। तो ये क्या प्रॉब्लम हुई, यहां पर आप क्या करोगे, देखो ना तो अंदर 2 है ना बाहर 2 है, तो आप ऊपर नीचे इसको अंडर रूट के अंदर ही रखना, ऊपर नीचे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर आ जाएगा जो 2 × 12 + 2 √35 डिवाइडेड बाय 2।
अब आप इस 35 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करोगे जिनका सम 12 है, यानी कि 7 और 5। फिर आप लिखोगे √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई, ये जो 2 है ये भी अंडर रूट के नीचे है तो यहाँ पर आएगा √2। समझ में आ गई बात। ये सब आप मेंटली करने के एबल होने चाहिए। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पर अगर 2 दूंगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 5 3 15, तो यानी कि √5 √3, और नीचे वाले दो को नहीं बोलना, यानी कि √2। ठीक है भाई, तो सर्ट्स के अंदर हमने इतना ही किया था। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर।